हाय, नाम बताने की ज़रूरत है नहीं। मेरा नाम है सोनाली नक्षने और नई सीरीज़ का नाम है बॉस ब्यूटीज़ और सीजन पर्सनालिटी मेरे साथ है एडवोकेट स्मिता सिंघलकर। नाम ही काफ़ी है। हेलो स्मिता जी। हेलो। अक्सर मेरे को एक सवाल आता है जो मैं अक्सर आपको जब जब देखती हूँ, अलग अलग मंचों पर देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि इतनी खूबसूरत इंसान, इतनी खूबसूरत लेडी जो बहुत ही मुझे ऐसा लगता है देखकर कि शी मस्ट बी वेरी फ्रेजाइल, डेलिकेट, बट व्हेन यू स्पीक यू आर वेरी फर्म, यू आर वेरी स्टिफ व्हाट द थॉट प्रोसेस यू हैव। अक्सर मुझे लगता है तो ये जो आप छलावा करते हैं पर्सनालिटी से वो कैसे कर पाती है? नहीं, छलावा ये आपका मानना है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं जो हूँ वो मैं बचपन से हूँ और वो मेरे घर में जो मुझे एटमॉस्फेयर मिला है उसकी वजह से हूँ। हम जॉइंट फैमिली में बड़े बड़े हैं और उसमें करीब करीब हम 15 भाई बहन थे। अच्छा। और हम सिर्फ 3 बहनें और बाकी सारे भाई। तो मेजॉरिटी जो थी वो मेल की थी, फीमेल हम नहीं थे मेजॉरिटी में। फिर भी ना हमारे दादा दादी ने, ना हमारे पापा ने, ना अंकल ने, आंटी ने, मम्मी ने, किसी ने कभी नहीं टोका कि तुम लड़की हो, तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम भाइयों के साथ ये नहीं कर सकते या वो नहीं खेल सकते। हमने क्रिकेट भी खेला, हमने कंचे भी खेले, हमने नदियों में स्विमिंग भी किया, हमने कबड्डी भी खेले, हमने नदी की पहाड़ जो बोलते हैं गाँव में खेलते थे पेड़ों पे चढ़ के, वो भी किया और सारे ही गेम्स खेले हैं। और हम घर में ही स्कूल भी खोलते थे। जैसे छुट्टियां लग जाती थी तो टीवी वगैरह तो था नहीं तब, तो कोई एक बड़ा भाई या बहन हमारे टीचर बनते थे, हमें सिखाते थे, हमें होमवर्क देते थे, तो वो एक कॉम्पिटिशन सी होती थी। और एक कभी हमने न्यूज़पेपर चलाया था। मेरा भाई एडिटर था। अच्छा। और उसने जैसे दादाजी का 75th बर्थडे है तो उसके ऊपर उसने एक न्यूज़पेपर निकाला था। और यहाँ से वार्ता ये है, वहाँ से वार्ता ये है, बुआ लोग बाहर थी तो वर्धा से ये न्यूज़ है, पुणे से ये न्यूज़ आ रही है, अभी पुणे में यहाँ तक एजुकेशन एक भाई ने कंप्लीट किया है, अभी उसका आगे ये करने का है। तो ये सारे गेम्स हुआ करते थे। हाँ, तो ये न्यूज़पेपर निकलता था, अखबार निकलता था हमारे परिवार का। और उसमें फोटोग्राफ्स भी आते थे, बर्थडेज भी पब्लिश होते थे। और जैसे ऐसे भी लिखना है किसी के ऊपर की बर्थडे है, तो मुझे अभी तक याद है, मेरी छोटी सिस्टर थी, उन्होंने दादाजी पे एक ऐसे लिखा था, मेरे दादाजी अच्छे इंसान हैं, उनको 2 हाथ हैं। गाय हमारी माता है। तो इस टाइप से तो बहुत मजा भी आता था और उससे उसको सीखने भी मिला कि इंसानों के लिए ऐसा नहीं। तो ऐसी बहुत खट्टी मीठी यादें हैं और बहुत हमने खेला है, मस्ती भी की। मुझे बिल्कुल आपने याद दिला दिया क्योंकि मैं लड़कों में ज़्यादा खेलती थी। आई वाज काइंड ऑफ अ टॉम बॉय और मेरे घर में भी सेम ये थी कि बहुत सारे कजन्स थे और पूरा वार्ड मोहल्ला जो था एक परिवार की तरह था, तो जितने भी लोग थे हम लोग ऐसे ही खेलते थे। तो चूंकि जिक्र हुआ है अभी तो बताना मेरा रहा नहीं जा रहा है। बचपन के गेम्स की बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी मजेदार बातें होती थी। तो हम लोग सांप खेलते थे, हम टायर ट्यूब का सांप बनाते थे। और उस पे मम्मी के मंगलसूत्र का जो ये होता था, मणि होता था, उसको हम आंख बनाते थे रियलिस्टिक फीलिंग देने के लिए। और उसके बाद में महिला मतलब जो लड़कियां होती थी उनका काम होता था बताना कि ये आया है, बंदा आ रहा है रास्ते पे, क्योंकि मेन रोड पे घर था तो ये सारे गेम्स मेन रोड पे हुआ करते थे। और जैसे इशारा क्यों मिलता था कि वो आ रहा है तो वो सांप चलना धागे से खींचना शुरू करते थे। और फिर वो जहाँ जो जो होता था वो देखने के लिए मजेदार चीज होती थी। लेकिन एक बार सांप भी लेकर भाग गया कोई हमारा। वैसे ही पैसे के नोट भी बांध के करते थे, तो बहुत बार पड़ी भी है, तो बहुत मजेदार। तो मुझे लगता है गांव, आपका जो शहर होता है वो आपको बहुत सारी विरासत देकर जाता है। तो मुझे बताओ आपका जो शहर था, आपका जो गांव था वो कौन सा था? पहली बात, आई थिंक आर्मी। नो, इट्स मेडीखेड़ा, छोटा सा गांव है। हाँ। और वहाँ की करीब करीब 80-90 एकड़ जमीन भूदान चळवळ चली थी, विनोबा जी ने चलाई थी, उसमें मेरे दादाजी ने दी है। और आगे जाके एक गांव भी बसाया है मेरे दादाजी ने।
फिर नेक्स्ट जनरेशन में दादाजी के बाद मेरे पिताजी और अंकल है, तो पिताजी ने आदिवासी बच्चों के लिए स्कूल निकाले वहीं पे। क्या बात। और अंकल काइंड ऑफ फंडिंग प्रोवाइड करते थे। और अब जाके पापा के बाद में, पापा का 2020 में अचानक निधन हुआ, तो पापा के बाद में मेरे जो भाई है, सेकंड ब्रदर जो मेरे है, वो इंजीनियर है, लेकिन अभी जॉब छोड़ के पापा का स्कूल और पापा के कामों में ध्यान दे रहे हैं। वो पहले यूएस में बेस थी, बाद में दुबई में वो एज ए इंजीनियर जॉब कर रहे थे, फिर वर्क फ्रॉम होम करते करते अभी उन्होंने जॉब छोड़ दिया है और पूरा डिवोटेडली पापा के लिए जो संस्थाएं पापा ने खोली वो देख रहे हैं। और मेरे बड़े भाई है एडवोकेट असीम सरोदे, जो पुणे में काम करते हैं, तो वो सोशियो लीगल एक्टिविटीज़ से काफ़ी जुड़े हुए हैं। और उन्हीं के कदमों पे चलते हुए मैंने वही एक्टिविटीज़ नागपुर के अपने गांव में शुरू की। तो मुझे लगता है कि लीगल प्रोफेशन जैसा है कि यू आर सिटिंग इन अ चेम्बर वेटिंग फॉर क्लाइंट टू कम, है ना, कि वो केस लेके आए और बाद में मैं उनके लिए कुछ काम करूँ, तो उससे थोड़ा सा अगेंस्ट जाते हुए मुझे वो फ्लो लगा मेरे भाई का। और मुझे लगा कि नहीं, ये यहाँ पे बैठ के मेरे से तो इंतज़ार होने वाला नहीं है। तो वी वेंट टू द पीपल हु आर इन नीड, मीन्स रियल नीड जिसको बोलते हैं ना यहाँ पे। तो मुझे लगता है खून में ही विरासत में ही आपको जो एक्टिविज्म है वो बिल्कुल। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि दादाजी, पापा, मेरे बड़े भाई, अंकल लोग सारे सोशल इसमें हैं, तो हमें वो पहले से है। और एक्सप्रेशन में जो हम अभिव्यक्ति स्वातंत्र, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा, हमें कभी किसी ने रोका नहीं कि तुम ऐसा नहीं बोलो, वैसे क्यों बोले, या ऐसा क्यों खेले, वैसे क्यों बैठे, इन लोगों के साथ क्यों बैठे हो। यानी इट वाज लाइक पुरुषों के साथ बैठना है तो घर के है ना भाई, हम बैठेंगे, हम बात करेंगे। लेकिन वही मैं देखती थी कि मैं मेरी फ्रेंड्स के यहाँ जाती थी तो पापा आगे करके सब वो अंदर चले बैठक जो है वो खाली हो जाती थी। मुझे समझता ही नहीं था, भाई पापा है ना तुम्हारे, तुम डर क्यों रहे हो, तुम भाग क्यों रहे हो, कोई जानवर थोड़ी आया है, कोई खा दो ही लेगा नहीं आपको। लेकिन साथ में पापा के साथ में बैठ के टीवी भी नहीं देखना है, दादाजी के सामने भी नहीं आना है, वो सारा नहीं था हमारे घर में। तो वो ओपननेस जो था वो मेरे स्वभाव में वहीं से आया है। और मैं, यानी मेरी कुछ फ्रेंड्स अभी भी बोलती है, अरे तुम कैसे क्या कोई जज के रूम में चले जाते हो, चेम्बर में चले जाते हो और उनसे बोलते हो कि ये नहीं है वो नहीं है। यानी मुझे अभी भी याद है कि मैंने जब प्रैक्टिस करना शुरू किया तो हाई कोर्ट में ऐसा एक वॉशरूम था कि जिसका जेंट्स टॉयलेट का वॉशरूम कि जिसका दरवाज़ा हमेशा खुला रहता था और हमें उसी रास्ते से जाना आना था। तो देवर लाइक कि वो स्टैंडिंग है, वो कर रहे हैं अपना यूरिनेशन वगैरह, और हमें वो देखने भर से वो एकदम अजीब सा फीलिंग आता था। तो आई वेंट डायरेक्टली टू द एडमिनिस्ट्रेटिव जज, जो मेन हाई कोर्ट जज थे तब, जस्टिस बोबड़े सर थे। तो मैं उनके यहाँ चली गई, मैंने कहा सर ये बहुत अजीब लगता है, बीइंग अ लेडी लॉयर, आप वो पैसेज से जब गुजरते हो ये लोग दिखते हैं, तो शायद वो दरवाज़ा काम नहीं कर रहा है, क्या है मुझे नहीं पता। तो इमीडिएटली उन्होंने वो स्टेप लिया और वो दरवाज़ा रिपेयर हुआ और वो अपने आप वो खुलता और बंद होता होगा पहले शायद, फिर वो खुला ही रह गया था। तो उनके एक एक्शन से वो फिर से बंद हुआ। तो मुझे लगा कि इट्स गुड ना, कि आप छोटी सी चीज़ थी लेकिन वो मुझे बहुत इरिटेट कर रही थी। दो चीज़ें हैं, बोला, दो चीज़ें हैं, अप्रिशिएट किया और उन्होंने एक्शन ली। दो चीज़ें मुझे इस वाक्य से समझ में आई, आपकी बेबाकी जो आपको विरासत में मिली है, और आपको कोई जेंडर बायस नहीं है, आप जो आपके अपब्रिंगिंग से आपको मिला है। और मुझे लगता है ये परवरिश हर घर में होनी चाहिए, हर लड़की को मिलनी चाहिए। हैट्स ऑफ टू योर फैमिली फॉर दैट मैटर। दूसरी चीज़ है कि जज तक जाना पड़े, वो भी टॉयलेट के दरवाजे के लिए, ये बस सिर्फ भारत में हो सकता है। नहीं, लेकिन कोई नहीं जा रहा था। दैट्स कमेंडेबल। दो चीज और भी है ना, they were feeling shy or they were feeling awkward how to talk about this। तो यहाँ पे इस देश में बहुत सारे टैबूज है, वॉशरूम के बारे में बात करना, सेक्स के बारे में बात करना, पब्लिक टॉयलेट्स के बारे में बात करना, तो देयर आर सो मेनी टैबूज। मैं जो बात कर रही थी कि हर गांव का, हर शहर का अपनी एक तासीर होती है, अपनी एक महक होती है, अपनी एक संस्कृति होती है, आप वहाँ से वो चीज़ लेकर ही निकलते हैं। तो ऐसी चार चीज़ें कौन सी है जो मेटी खेड़ा के लगता है कि मैं कहीं पे भी जाऊँ वो चार चीज़ें मुझे वहीं से मिली है और वो ताउम्र मेरे साथ रहेगी।
बिल्कुल, जैसे मैंने कहा मैं हर गेम खेलती थी, तो वो मैंने वहीं पे खेला है। या फिर यवतमाल जब हम शिफ्ट हुए, शायद मैं 4th स्टैंडर्ड में थी तब हम शिफ्ट हुए, तो वहाँ पे भी वो कंटिन्यू था। लेकिन शहरी वातावरण और गाँव के वातावरण में फ़र्क हो जाता है, तो कम होता गया थोड़ा-थोड़ा। या फिर जो उसको वहाँ पे नहीं मिल रहे थे, वो यहाँ मिल रहे थे। लेकिन मैं अभी तक नहीं भूलती हूँ वो पेड़ से जामुन तोड़ के खाना, या करौंदे, या इमलिया, चीज़-विलाई, जो भी था सब आंगन में था। अब तो यहाँ खरीदने निकलो तो भी वो दिखती नहीं है चीज़ें। तो सीताफल हुए, अमरूद हुआ, कुछ भी यू जस्ट नेम एंड वो अवेलेबल था। ककड़िया, टमाटर, यानी हमारे घर से लग के हमारे खेत शुरू हो जाते थे। खेत में खेलना, खेत में वो कैनल सा बना हुआ था और ऊपर से पानी बहता हुआ आता था, तो वी यूज्ड टू ट्रैवल अगेंस्ट द फ्लो, और पूरा पूरा कीचड़ से सने हुए हो जाते थे। नदियों में भी खेलते थे, तो वो गांव में ही था। क्या बात जो है। भी ये बचपना मुझे मिला है, और वो आजकल के बच्चों को शायद ही कहीं मिले जो हमने बचपन में देखा या पाया है। तो आपको बचपन में क्या बनना था? मैं सही में बताऊँ तो ऐसा आज सच मैंने करियर को लेके कभी कुछ सोचा नहीं। और पहले जैसे आप जानते हैं या बाकी के कुछ लोग भी जानते होंगे, आई वॉज इनटू मेडिकल फील्ड अर्लियर। तो ये था ना कि छोटे गांव से मैं बड़े एक, यानी वो गांव से कंपैरेटिवली देखे तो यवतमाल मेरे लिए बहुत बड़ा शहर था। और मैं बहुत डरी सहमी थी कि मुझे फ्रेंड्स कौन बनाएगा, मुझे कैसी फ्रेंड्स मिलेंगी। और फिर जो मिली वो एकदम बैक बेंचर्स मिली, बिकॉज मैं नर्वस थी थोड़ी सी। बाद में होते होते ऐसा हुआ कि जो फर्स्ट टॉपर्स थी उनके ग्रुप में मैं थी, और वो बहुत अच्छे से पढ़ाकू थी, सब था। और उनके साथ मुझे मैच करना है, तो मैं भी फिर पढ़ने लगी। तो फिर हम पढ़ाई में होते गए, और वो साइंस और मैथ्स को लेके चल रही थी, और मुझे मैथ्स बिल्कुल नहीं जमता था। तो वो इंजीनियरिंग के लिए जा रही थी। आई वॉज द अलोन कि मुझे इंजीनियरिंग तो नहीं करना, भले ही मेरी फ्रेंड्स कितने भी अच्छी फ्रेंड्स, मेरी क्लोज फ्रेंड्स, तो मैं वो नहीं करना चाह रही थी। तो फिर वो एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह कुछ नए निकले थे, वो पापा ने कराया था, तो उन्होंने बताया कि ये डॉक्टर बनेगी अच्छी, तो इनको डॉक्टर फील्ड में आप डालो, मेडिकल फील्ड में। तो मैं डॉक्टर बनी। और जब मेरी शादी हुई तो माय हस्बैंड वाज इन एयरफोर्स, तो वो हुआ ही नहीं फिर मेरा प्रैक्टिस करना। तो जहाँ पे उनकी ट्रांसफ़र हुई, जम्मू कश्मीर में पहला ट्रांसफ़र हुआ यहाँ से, तो मैं वहाँ गई। नोबडी वाज नोइंग होम्योपैथी। तो मैं अगेन फिर मैं कहाँ हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे नहीं समझ रहा था। फिर मेरे भाई जो पुणे में प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उनका देख के मुझे लगा कि दिस इज़ ऑल्सो गुड। तो शादी के बाद मैंने फिर ये लीगल एजुकेशन और डिप्लोमा, और फिर मैंने एलएलएम भी मैंने किया ह्यूमन राइट्स में। और ये करते हुए मैंने 2007 से, जब हम यहाँ 2004 के दौरान आए, तो 2007 से मैंने फिर यहाँ पे प्रैक्टिस शुरू की, जो मेरा एलएलबी होते बराबर। तो करियर वाज नॉट एट ऑल डिसाइडेड, लेकिन ये होता गया एंड आई एम एंजॉयिंग इट। राइट। अभी एक्चुअली ये जो बॉस ब्यूटी सीरीज़ है वो एक एंटरप्रेन्योर जर्नी के ऊपर है, एक स्त्री की कहानी कि वो किस तरह से अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अपना मुकाम हासिल करती है। एवरीबडी नोज़ इन नागपुर, मैं जानती हूँ कि आप डॉक्टर थी, आपने डॉक्टरी की पढ़ाई की, प्रैक्टिस भी करी, उसके बाद में एलएलबी में आई, एडमिशन करी। उसके जो बाद का आपका जो सफ़र है वो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। सो व्हेन डिड यू रियलाइज, दो यू वर हैविंग दैट बैकग्राउंड, एक्टिविज्म का बैकग्राउंड था, लेकिन सोशो लीगल, तो एक ऐसा इंसिडेंट आता है ना कि जो आपको ज़िंदगी की किक देता है कि नहीं ये मुझे करना है। तो पढ़ाई करना अलग बात है, प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशन निभाना भी अलग बात है, बट यू आर इनटू दैट सोशो लीगल एक्टिविज्म। तो ये कब लगा कि नहीं ये करना है, ज़रूरी है, या फिर वो इंस्टिंक्ट कब आया? नहीं, मैंने अभी रिसेंटली भी कहीं तो भी मैंने बोला था कि जैसे संविधान में हम पढ़ते हैं कि ये अपने अधिकार है, ये अपनी ड्यूटीज़ है, आपको राइट्स के यानी इक्वल राइट्स आपको मिलने चाहिए, जो भी हम पढ़ते हैं। तो ये मैंने घर से ही देखा है। मुझे जब भी मैं पढ़ूँ संविधान, मुझे लगता है अरे ये तो मेरे घर में था, ये तो मेरे घर में हुआ है, ये जो मेरे घर का वातावरण था, यानी वो संविधानिक वातावरण था। और ये जब मैं रिलेट करती थी किसी केस को
लेके जैसे सबसे पहला केस तो मुझे याद है, यू वॉज नोइंग मी, एक रिपोर्टर है टाइम्स ऑफ इंडिया के, उन्होंने बोला कि मैडम बहुत ज़रूरी है, एक महिला को ऐसे ऐसे जलाया गया है और कोई उनका केस लेने के लिए है नहीं, तो मैं चाहता हूँ आप उनका केस लड़ें। तो मैं डॉक्टर थी तब, मैं बर्न वार्ड में नहीं गई, लेकिन लीगल प्रोफेशन में आते ही 1 साल के अंदर ही वो बर्न का केस मेरे पास आया, तो आई वॉज देयर इन द बर्न वार्ड जो मेडिकल का है, और पूरा मीडिया का भीड़ था वहाँ पे, और आई वॉज लाइक कि मुझे जाके वहाँ पे मिलना है। तो वो बोले कि पहले आप डीन का परमिशन लेके आओ, एंड डीन वॉज लाइक मैडम आप क्या करोगे बर्न विक्टिम को मिलके। तो मैंने कहा सर मुझे उसका वकालतनामा लेना है, मुझे उसकी केस लड़नी है। तो वो बोले कि मैडम आप पहले उनको देख लीजिए। मैंने कहा आई वॉज देयर टू सी हर ना, लेकिन उन्होंने मुझे मिलने नहीं दिया, तो ही अलाउड मी, उन्होंने परमिशन दिया, मैं उसको मिलने गई। यू वोंट बिलीव सोनाली, वो बिल्कुल बैगन का भरता जैसे भूंजते हैं ना, वैसी वो जली हुई थी। उसका शरीर पूरा वुडन का हो गया था, उसके हाथ ऐसे हो गए थे, उसके पैर वगैरह सब ऐसे सख्त लकड़ी जैसे, और वो बस बोल पा रही थी। उसको सलाइन लगाने के लिए कोई नस नहीं मिल रही थी, वजाइना से उसको सलाइन जा रहा था, और वो पानी पानी करके तड़प रही थी। जितना भी पॉसिबल हुआ मैंने उससे बात की, फिर सारी तो जो भी फैक्ट्स है वो मैंने उनके भाइयों से समझ ली जो पेड़ के नीचे बाहर बैठे थे। वहाँ बैठ के मैंने वो केस ड्राफ्ट किया है उनसे, वहीं पे बैठे बैठे लेके। फिर मैं वैसे के वैसे वो टाइपराइटर के पास लेके गई, क्योंकि वो कभी भी मर सकती थी। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट तब बहुत नया आया था, और उसमें एक प्रावधान था जो जजेस को भी नहीं पता था कि ऑन बिहाफ ऑफ द विक्टिम एनी ऑफ हर रिलेटिव कैन फाइल अ केस। ओके। ही कैन बी अ पिटिशनर, और एनी थर्ड पर्सन। जैसे आपको लगता था कि भाई वो बर्न विक्टिम के लिए मुझे कुछ करना है, तो यू कैन बी अ पिटिशनर ऑल्सो। तो वो उसमें प्रोविजन है। तो मैंने वो केस ड्राफ्ट किया, उसी दिन वो भाई का वकालतनामा लिया, क्योंकि मैंने सोचा था मैं बर्न वार्ड में जाऊंगी, उसका थंब इम्प्रेशन लूंगी, लेकिन उसके हाथ ऐसे हो गए थे और पूरे ही फिंगरप्रिंट्स तो आ ही नहीं रहे थे, पूरी जल गई थी वो, और वो साइन करने के लिए पेन भी नहीं पकड़ पा रही थी। तो कोई सवाल ही नहीं था कि वो वकालतनामे पे कोई कुछ दे, वो अथॉरिटी। तो भाई के लिए मुझे कोर्ट को बुक दिखाना पड़ा कि ये प्रोविजन है, और उसमें ये भाई जो है वो पिटिशनर हो सकते हैं। और ये सब करते हुए वो एक्सीड हो गया था। फाइलिंग का कुछ टाइम होता है, कोई पिटिशन आपको फाइल करनी है तो मैंने सीजेएम को बोला कि मुझे स्पेशली आप ग्रांट कीजिए कि आज ही दाखिल हो, विद ऑब्जेक्शन भले मैं ऑब्जेक्शन कल रिमूव करूँगी, क्योंकि हो सकता है हम यहाँ पे पिटिशन फाइल करने के लिए आपसे बोल रहे हैं और वो वहाँ पे मर जाए। अगर वो मर गई तो ये इंफ्रुक्चुअस हो जाएगी, इसका कोई यूज ही नहीं है। सही बात। तो उन्होंने विद ऑब्जेक्शन वो फाइल कराने के लिए मुझे हेल्प किया। तब मुझे लगा कि ये जो मुझे दे रहा है एक सेटिस्फैक्शन है ना, फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन, कि हाँ मेरे प्रोफेशन में मुझे ये करना है, कि उसके लिए, उसके भाई के लिए जो मैं लड़ रही हूँ, उनको लग रहा है कि नहीं, वो कहीं और स्टेट से थे, उनको लगा कि नहीं महाराष्ट्र में वो भी मेरे भाई बहन को मिलके कोई वकील महिला आके उसके लिए कुछ कर रही है, तो हाँ ये सही है। कितने साल पहले की बात है? ये बस जस्ट इन द बिगिनिंग ऑफ माय प्रैक्टिस 2007। ओके। तो वो पहला इंसिडेंस था, और ये जो भी था, ये जो पत्रकार थे उनको मैं रिपोर्ट कर रही थी, तो इट वाज देयर ऑन द फ्रंट पेज। ही वाज वेरी हैप्पी बिकॉज ही वाज राइटिंग इट ऑन द फर्स्ट टाइम कि उनका कुछ चीज़ वहाँ पे फ्रंट पेज पे आया। और उसमें ये था, एक दिन आया, वो एडमिट थी, वो मुझे रोज़ रात को टेंशन हो जाता था कि ये जिएगी कि निकल जाएगी, क्या होगा इसका। तो एक दिन मैं रोज़, जब तक वो जिंदा थी, मैं रोज़ मिलने गई उसको। एक दिन मैं जब मिलने गई तो उन्होंने बताया कि मैडम आज करवा चौथ है, इसकी कोई कोई कजिन सास इसकी आई थी, मौसेरी सास वगैरह, और इसको डेथ बेड पे जो है वो लेडी उसको मार के गई है, एक थप्पड़ खींच के, कि आज करवा चौथ है और तेरी वजह से मेरा जो बेटा है वो दर दर घूमता फिर रहा है। वो फरार हो गया था इसकी बेटी को लेके, और ये तड़प रही थी कि मैं मरने से पहले बेटी को देखूं। तो वो हमें रिलीफ भले ही कोर्ट से मिला, लेकिन ये भाग गया था बेटी को लेके, तो इसने थप्पड़ मारा इसको, वो भी आया था न्यूज़पेपर में। नेक्स्ट डे मैं गई तो शी वॉज अलाइव, लेकिन जिंदा होते हुए उसको लाल चींटियां खा रही थी वहाँ बर्न वार्ड में। इतना वहाँ पे कोई मेंटेन करता नहीं है, उनको पता है कि मरने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, मीन्स मरने से पहले जो जितनी यातनाएं थी वो सब वो लेडी सफर कर रही थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लग रहा था कि ये हेल्पलेस है, लेकिन
उसको देख देख के जो मुझे अंदर एक ये मिल रहा था ना स्पिरिट कि नहीं मुझे इसके लिए लड़ना है, तो वो मेरे आर्गुमेंट में भी दिखता था, वो मेरे आंखों में भी जज को दिखता था कि कितनी सच्चाई है ये जो बोल रहे हैं, क्योंकि मैं आपने जी वो रही थी। आपने देखा, जिया, उसको महसूस करना, बिल्कुल। दैट्स, मैं तो सिर्फ सुनकर ये भावनाओं मैं पर मैं तो आप, यहाँ तक सक्सेस मुझे मिला कि वो बेल कैंसिल करने के लिए, उसके पति जब बेल के लिए आया तो हिज बेल वाज रिजेक्टेड। जब कोर्ट ने मेरी सारी बातें सुनी तो उसका बेल भी रिजेक्ट कर दिया। ओह, मैं स्तब्ध हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। तो जो आप पूछ रहे थे वही है कि कि जो ये सोशल सिर्फ है। लीगली मुझे काम करते हुए रहना है, ये कहाँ से मिलता है, तो ये हर एक केस मुझे कुछ ना कुछ सिखाता था। मैंने जेल में भी प्री लीगल एड प्रोवाइड किया है, मैंने सेक्स वर्कर्स के लिए भी काम किया है, तो वहाँ के भी अनुभव बहुत ज़्यादा मुझे हिलाने वाले थे। तो हम यानी जाते थे वहाँ पे, हमने फिल्मों में ही देखा है ना। Exactly. हम जैसे एक मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, हम कभी ये एरिया में मेरे गए साथ भी नहीं हैं। वही ये हुआ जब मैं रिपोर्टिंग करती थी, तो ये दुनिया कैसी होती है, हाँ, ये वो जान curiosity क्यूरियोसिटी रहती है। के लिए। लेकिन जब आप एज अ क्यूरियोसिटी से जाते हैं, लेकिन आपको जो फिल्मों में दिखाया गया है वो उससे भी बहुत घिनौना सच आपके जब सामने आ जाता है, तो मैं 3 दिन नहीं सो पाई। बिल्कुल। वो लाल लाइट, वो उस तरह का, नहीं, हम तो जैसे ही गए, उनको पता चला कि कुछ नए लोग आ रहे हैं, हमें सिर्फ दरवाजों की और पैरों की आवाज धड़ 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 सब सुनाई दी। अचानक सब बंद, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, आवाजें से ये जैसे कितने भाग साल रही। पहले की बात है? तकरीबन वही उसी दरमियान ये के 2007। 2007 से सब फील्ड्स में मेरा काम शुरू हो गया था। सेक्स वर्कर्स के लिए काम करना, डिसेबल्ड के लिए, ब्लाइंड पीपल के लिए, फिर यहाँ पे जेल में प्री लीगल एड प्रोवाइड करना। जेल में तो क्या होता है कि अलग अलग जेलर्स आते हैं ना, उनकी ट्रांसफर हो जाती है, कभी कुछ कोऑपरेटिव रहते हैं, कभी नहीं रहते हैं, कुछ सुपरिटेंडेंट कोऑपरेटिव रहते हैं। मुझे याद है मेरा बेटा जो अभी एनडीए में है, तो उसको लेके मैं जेल में जाती थी क्योंकि उसको घर में संभालने के लिए कोई नहीं था और मुझे तो वहाँ पे काम करना था। तो मैं उसको बिठाती थी वो सुपरिटेंडेंट के रूम में या जेलर के रूम में, और वो इतनी बड़ी ताला लगा हुआ कुछ तो भी टाकी सा था, वो ताला देखता बैठा था। वो बहुत सयाना पहले से, तो वो बैठता था आराम से, लेकिन वो जेलर वो लाइक मैडम दिस इज नॉट द प्लेस, बच्चों के लिए, हाँ आप बच्चों को लेके आ रहे हो, ये कैसे संस्कार उसको दे रहे हो आप। तो मैंने कहा सर मुझे काम करना है और ये कुछ परेशान तो कर नहीं रहा है, और मैं इसको लेके अंदर जाने के लिए आप अलाउ करो तो मैं इसको अंदर लेके जाऊंगी, लेकिन आप अलाउ नहीं कर रहे तो मुझे इसको यहीं पे बिठाना है। संस्कार तो वो जेलर के रूम तक बोल रहा है, आप अंदर ले जाने की बात करेंगे। लेकिन मैं काम कैसे करूं? Exactly. तो आई टाई हिम, है ना, मेरे पास हीरो कुक थी और मैं उसको दुपट्टे से बांधती थी मेरे बेटे को कमर से। फिर वो वहां पे जाके उसको बिठाना, मुझे ये टेंशन रहता था कि लौटते में ये सोए ना, क्योंकि वो बच्चा सो रहा है, एक हाथ से आप पकड़ रहे हो, एक हाथ से गाड़ी चला रहे हो, गियर वाली गाड़ी, तो वो बहुत टेंशन होता था। लेकिन ये एक जिद जो मेरे में आ गई ना, कि वो मजा दे रहा था मुझे, एक सुकून भी दे रहा था, मुझे लग रहा था कि नहीं ये लोगों के लिए काम करने की बहुत जरूरत है। You always wanted to bring change in society and that, और ये कितनी, मैं जो आप हर एक शब्द बोल रहे हैं ना, वो सारी इमेजिन कर पा रही हूँ, मुझे लगता है ऑडियंसेस भी वो सारी चीजें इमेजिन कर पाएगी। एंड आई थिंक दिस इज कॉल्ड द रियल बॉस ब्यूटी। एक तरफ प्रोफेशन है, एक तरफ माँ है जो हीरो बुक में एक गाड़ी से अपने साथ लेकर जा रही है, जेलर से झगड़ा कर रही है कि यहाँ पे मैं बेटा लेकर आ रही हूँ। दैट्स अमेजिंग, कमेंडेबल। अब जब इतने सालों की प्रैक्टिस है, यू आर ऑन डिफरेंट पैनल्स, मतलब आपके बायो डेटा और आपके प्रोफाइल से जब जाता है तो ख़त्म नहीं होता, इतने सारे अवार्ड्स है, इतने सारे टाइटल्स है, इतने सारे कमिटीज़ के ऊपर आप हैं, आपके विचारों के मायने हैं, आपके काम के मायने हैं। ऐसा कोई क्षण था कि जिस वक्त बताना पड़ रहा हो लोगों को कि नहीं मैं ये हूँ और आपको मुझे सीरियसली लेना पड़ेगा? नहीं, सीरियसली तो लोग सही में ले रहे थे। यानी छोटी सी बात मैं आपको बताऊं कि बारूम में जैसे बैठे हैं, सिगरेट कोई स्मोक कर रहा है बाजू में बैठ के, उनको मैंने रिक्वेस्ट किया, वो वकील, कि सर ये मुश्किल हो रही है मुझे, आप सिगरेट नहीं पिएंगे यहाँ पे। तो बस मैडम खत्म ही हो रही है, बस मैडम खत्म ही हो रही है। मैंने कहा बात ये हो रही है कि आप वो खत्म ना करते हुए उसको बुझाए, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो आप बाहर जाइए, बारूम है, मैं यहाँ बैठी हूँ,
मुझे तकलीफ हो रही है, मैंने आपको बताया, तो आप बाहर जाइए। लेकिन ही वॉज एरोगेंट, उसने शायद और थोड़ी ख़त्म की और बाद में बुझाई है। लेकिन वो अप्रिशिएट किया बाकी के लॉयर्स ने कि मैडम इतने लॉयर है बोले, लेकिन आप उसमें से एक शेर नहीं निकले बोले। क्या बात है। इनको देखते तो सब है बोले, लेकिन बोलता कोई नहीं है। तो सबको ये पता था कि ये जो बोल रही है ये कर रही है ना, और ये करेगी। लेकिन किसी के दिमाग में ये मिसकंसेप्शन भी था कि शायद इनके कुछ पॉलिटिकल ये है ना, कि कुछ सपने ऐसे हैं कि इनको पॉलिटिक्स में जाना है करके ये अपने लीगल फील्ड को ऐसे सोशल इससे जुड़ के पेपरों में आना, आर्टिकल्स लिखना या फोरम्स पे जाके स्पीच देना। तो इनके कुछ ऐसे एजेंडास, हिडन एजेंडास होंगे, ऐसा उन्हें लगता तो हो। मुझे आते भी हैं, हमेशा मुझे ऐसे प्रपोजल्स आते हैं कि डिस्ट्रिक्ट बार का इलेक्शन है, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का है, इसका है बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र, गोवा, इंडिया, जो भी है, या फिर अपने बाहर के भी जो भी आते हैं, है ना, कॉर्पोरेट के लिए, कॉर्पोरेटर के लिए, या जिसके भी, सब मुझे प्रपोजल्स आते हैं एवरी ईयर। आई यूज्ड टू, तो मेरा सवाल है, कभी मन नहीं हुआ ये प्रपोजल को एक्सेप्ट करने का? पॉलिटिक्स इज नॉट एट ऑल माई कप ऑफ टी। मैं हमेशा यही बताती हूँ किसी को, मुझे वो इसमें पढ़ना ही नहीं है। मुझे जो काम करना है मैं अकेले कर रही हूँ, मैं संस्था करके कर रही हूँ, मेरे साथ जो जो जुड़ रहे हैं उनको साथ लेके कर रही हूँ। जैसे हमने एक सर्वे किया था सोनाली, हमने नागपुर के सब रूरल स्लम एरियाज में घूमे, मैंने सारे ह्यूमन एक्सक्रीटा से फ्लडेड वाले टॉयलेट्स खुद देखे हैं, फोटो लिए हैं, और उस आधार पे मैंने पीआईएल किया था कि प्रोपोर्शन में होने चाहिए महिलाओं के लिए, कि जितना महिलाओं का प्रोपोर्शन है उस प्रोपोर्शन में टॉयलेट्स होने चाहिए। एब्सोल्युटली। तो वो नहीं थे। आज का मैं खुद एक रिपोर्ट पर काम कर रही हूँ, जिसके रिपोर्ट पर मैं पहले ही, जैसे मैंने गूगल किया पब्लिक टॉयलेट्स फॉर वुमेन, तो 9000:3000 का रेशो मुझे मिलता है, जहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो 50% पॉपुलेशन फीमेल पॉपुलेशन है, और दिल्ली जैसे राजधानी के शहर में आपको 9000:3000 का रेशो मिलता है। लेकिन इस रेशो के अलावा भी ग्राउंड रियलिटी तो मज़ेदार है। पब्लिक टॉयलेट्स हाइजीन है क्या? है भी, तो उसमें ताले कितने लगे हुए हैं और कितने कितने इसमें पैसे ताले लगाए हुए, पर्सनल ताले लगाए हुए, तो इसके ऊपर बात तो होनी चाहिए। और बड़ी मज़े की बात है जब ऐसे ही बात करें तो हमारे गवर्नमेंट का जितना फंड ये अवेयरनेस करने के लिए जाता है, कभी कभी मज़े से मैं सोचती हूँ कि हागनदारी मुक्त शहर गांव ये होने के लिए आपको करोड़ों के फंड्स लगाने पड़ रहे हैं। तो बेसिकली बेसिक रास्ते पर थूकना नहीं है, ये बताने के लिए हमें करोड़ों के फंड्स अवेयरनेस कैंप में लगाने पड़ रहे हैं। टॉयलेट्स हाइजीन होना चाहिए, फ्लश करना चाहिए, ये बेसिक एटिकेट्स तो हमारे इंडियंस को एज एन कम्युनिटी, एज एन नेशन, मुझे लगता है ये हमें समझदारी आना बहुत ज़रूरी है कि बेसिक एटिकेट्स यहाँ पे बहुत मिसिंग है। इसके ऊपर बात ज़रूर करेंगे, लेकिन आज जो बात है वो आपके एंटायर, I just wanted to go to glorify your entire career, entire personality, and what a beautiful career and the personality, charismatic personality you have. कभी ऐसा नहीं लगा कि जो लोग लीगल एड प्रोवाइड कर रहे हैं, जो ज्ञाता है कानून के, उन्हें ही कानून सिखाना पड़ रहा है? हाँ, सही में, क्योंकि बहुत बार यानी जजेस के लिए बात करें तो प्रोसीजरल इसमें एस्पेक्ट में बहुत अटके हुए रहते हैं कि अभी अर्जेंट रिलीफ की ज़रूरत है, वो भी नहीं मिलता है। या फिर आपने जैसे लीगल एड की बात की, तो लीगल एड को लेके मेरा ये ऑब्जर्वेशन रहा है कि जो टॉपिक आपको लेके जाना है उन लोगों तक, वो आप लेके जाते हो। लेकिन मैं ये करती हूँ, जब मैं ये करती हूँ लीगल एड का काम, कि वहाँ पे क्या ज़रूरत है ना, उनको क्या ज़रूरत है। अगर आप किसी को बोल रहे हो कि ये कानून की जानकारी देने हम आए हैं, लेकिन वो वहाँ पे इशू ही नहीं है, तो उनके वो काम का नहीं है ना। तो जो काम की चीज़ है वो मुझे लगता है हमें करना चाहिए। जैसे मैंने क्योंकि आप ये टॉयलेट्स के इशू को लेके बोल रही थी, मैंने पीआईएल दाखिल किया, मैंने बोला पैरेलली मैंने एक मूवमेंट चलाया था, ऑक्यूपाई द मेंस टॉयलेट।
तो हम जितनी कुछ महिलाएं आई थी, तो उन्होंने हमने एक मेन टॉयलेट को ऑक्युपाई करके उसको रोक के रखा था। हम किसी मेन को वहाँ पे अलाउ नहीं कर रहे थे। तो क्योंकि हम ये दर्शाना चाह रहे थे कि वुमेन टॉयलेट्स अवेलेबल नहीं है, हाँ, तो तो ये डेफिनेटली ऑक्युपाई द मेन्स टॉयलेट बहुत प्रभावी रहा था उस बार। अभी भी राइट टू पी को लेके जो मूवमेंट चल रही है, वो भी हम उसमें भी हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और मैं अथॉरिटीज़ को ये बोल रही हूँ अभी कि पीआईएल में आपने जो मेरे पीआईएल में जो आपने बोला था कि वी आर वर्किंग ऑन अ मास्टर प्लान के तहत जो आपके स्मार्ट टॉयलेट्स बन रहे थे, कहाँ है वो, है ना? आपको स्मार्ट सिटी बनानी है, आप बोलते हो स्मार्ट टॉयलेट्स है। मुझे पक्का पता है कि ना सोनाली ने देखा है स्मार्ट टॉयलेट, ना स्मिता ने देखा है। तो मैंने तो यहाँ तक आह्वान किया है लेडीज को कि गो टू द ऑफिसेस ऑफ दैट ऑफिसर्स और उनके टॉयलेट्स यूज करो, आप जाओ सीधा वहाँ पे। और या तो कई एक्सपीरियंसेस महिलाओं ने ये बताया कि वो एडल्ट डायपर्स यूज करते हैं, कैन यू बिलीव? Yes, during the after journey 40, no, during the journey, because there is non availability of toilets, they are forced to use adult diapers. Absolutely. तो ये स्मार्टनेस है। एंड ये ह्यूमन राइट्स का आनंद नहीं है क्या? हाँ, है ना, बिल्कुल है। ये बेसिक राइट्स है। राइट टू पी इज लाइक बेसिक राइट्स है जो नहीं मिल रहे हैं अपने नागपुर के पास उमरेड में, क्योंकि वो महिला को ऑफिस में टॉयलेट अवेलेबल नहीं था। ऑफिस के तरफ से कोई तो भी 3 का शेड करके दिया था 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पे, और वो धर्म कांटा वगैरह जो भी होता है वहाँ पे वो ऑफिस में काम कर रही थी। ऑल द वे वो खेतों से खलिहानों से चलते हुए गई है 1.5-2 किलोमीटर दूरी तक। वो ट्रक ड्राइवर्स और क्लीनर्स उसको देख रहे थे, सबने उसको फॉलो किया। वहाँ पे वो गैंगरेप हुआ उसके ऊपर, सिर्फ एक वॉशरूम के लिए जो महिला इतनी दूर गई है उसके ऊपर गैंगरेप हुआ, और वो पहचाने ना इसको करके इन्होंने उसकी आंखें फोड़ दी। आंखें फोड़ के भी वो बची हुई थी, ये उस पर भी नहीं रुकी, उन्होंने बड़ा सा पत्थर लेके उस पर सर को कुचला। वो 1-2 दिन एडमिट रह के मरी। यानी आप सोचो, एक टॉयलेट के लिए महिला को अपनी जान गंवानी पड़ी, उसके ऊपर पहले गैंगरेप हुआ, बाद में उसका मर्डर हुआ। कैन यू बिलीव? इतनी सीरियसनेस इसमें है। एक टॉयलेट अवेलेबल नहीं है तो स्कूल की लड़कियां दे आर फोर्स्ड टू गो टू द नेबर, है ना, नेबरहुड में जाके दे यूज टू आस्क फॉर परमिशन कि क्या हम आपका टॉयलेट यूज करें। अगर आप सोचो वो घर में सिर्फ कोई पुरुष है, कोई बुजुर्ग भी हो या लड़का सा भी हो, और उन्होंने उस पर रेप कर दिया, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? द स्कूल अथॉरिटीज और द स्कूल द गर्ल हर्सेल्फ। किसको आप रिस्पॉन्सिबल बताओगे? इस देश के कितने सच है ना, मतलब एक सच से आप पर्दा कर सकते हैं, दूसरा सच आपके सामने आ जाता है। इतने सारे सच हैं यहाँ पर, मतलब इंडिया बनाम भारत भी है, भारत बनाम भारत भी मिलेंगे, और एक ही चीज़ को लेकर कितने सारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। शुरुआती दिनों में रात को नींद आती थी, इतना सब देखते थे? नहीं आती थी, बिल्कुल नहीं। और अभी तो जो मैं लोकल कंप्लेंट कमेटी की मैं चेयरपर्सन हूँ, द कमिटी इज फॉर सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। तो इंटरनल कमिटी हर जगह पे होनी चाहिए, ऐसे बोला गया है। और जहाँ पे 10 से कम लोग हैं उनकी यहाँ ऑफिस में अगर कुछ होता है ऐसी सेक्सुअल हरासमेंट की घटना, तो वो नागपुर की जो लोकल कंप्लेंट कमेटी है, हमारी कमेटी, वहाँ पे आती है। और जहाँ पे 10 से ज़्यादा है वहाँ पे तो उनकी खुद की कमिटीज होनी चाहिए। तो बड़ी बड़ी कॉरपोरेट सेक्टर्स से लेके बड़ी बड़ी ओहदे पे रहने वाली महिलाएं भी सेक्सुअली हरास फील करती है, लेकिन दे वोंट कम अप। उनको पता नहीं क्या है, सोशल स्टिग्मा है, खुद का ये लेके है, स्टेटस को लेके है, लेकिन वो नहीं आती है सामने केसेस लेके। उसके कंपैरिजन में मुझे लगता है कि थोड़ा कम पढ़ी लिखी हुई महिलाएं उल्टा आवाज उठाती है, आती है। उसे डर रहता है कि कभी उसे ही गलत ना समझे। हमेशा उसी को गलत समझा जाता है। यानी कॉलेज में भी हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स लेते हैं कानून को लेके, तो मुझे नहीं समझ में आता सोनाली कि अचानक से शादी के बाद कैसे ये कायदा साक्षर हो जाती है लड़कियां और चली जाती है कंप्लेंट करने। उनको तुम पूछो, कॉलेजेस में जाओ, कभी प्रोग्राम लो, या एक 4-5 सवाल लीगल रिलेटेड लेके जाओ, उनको कुछ नहीं पता कानून के बारे में। और अचानक से वो इतनी अवगत हो जाएंगी कानून से, और इतनी हिम्मत भी जुटा लेंगी कि पुलिस स्टेशन में भी चली जाएंगी, एफआईआर भी लॉन्च कर लेंगी, सारे ससुराल वालों को कोर्ट कचहरी भी दिखा देंगी। ये नहीं होता है। तो जो मैं कहना चाह रही थी वो यही है कि
जरूरी है कि लोगों तक हम कानून की जानकारी लेके जाए। जरूरी है कि हम, जैसे छोटी सी चीज जो हम बोल रहे थे कि सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस के लिए हर जगह कमेटी होनी चाहिए, आपके हमारे बच्चों के स्कूल में भी। बिल्कुल। क्योंकि हम बोलते हैं, कानून बोलता है कि शिक्षा यही बच्चों का काम है, तो काम वो करने जाएंगे स्कूल और कॉलेज में, तो हाँ। अगर उनकी वो वर्क प्लेस है तो वहाँ पे कमेटी होनी चाहिए। बिल्कुल। अगर उनके खिलाफ ऐसा कुछ होता है तो वो वही कमेटी में रिजॉल्व होना चाहिए। तो हर जगह ये होने चाहिए, लेकिन आप देखिए सिर्फ कागजाती रूप में ये है। इनको ऐसे नहीं करना है कमेटी को कि हाँ भाई कोई केस आ जाए फिर हम देखते हैं, वैसे नहीं करना है। Exactly. इनको कोशिश करनी है कि केसेस कैसे ना हो। ये ही बेसिक अप्रोच है। जैसे आप हर कॉर्पोरेट हाउस में जाएंगे तो पॉश कमेटी जो है अप्लीकेबल है, राइट, वो वहाँ पर होनी ही चाहिए। लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर ना, मैं अक्सर फीमेल प्लैनेट के जरिए भी ये कोशिश करती हूँ ये कहने की कि वी आर अ फीमेल वुमेन्स चैनल, राइट, बट मेंस एम्पावरमेंट वी आर डूइंग थ्रू दिस चैनल। मुझे लगता है मेंस एम्पावरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज टू हैंडल एम्पावर्ड वुमेन नीड्स लॉट ऑफ एम्पावरमेंट। व्हाट डू यू से ऑन इट? नहीं, सही में जरूरी है। और आजकल एक मेंसा नाम का टर्म भी बड़ा पॉपुलर हो रहा है। दिस इज कॉल्ड मेंसा इज फॉर लाइक मेंस एम्पावरमेंट। ओके। नहीं, मैं जैसे बोल रही थी ना अवेयरनेस प्रोग्राम्स को लेके, या फिर अभी वुमेन्स डे भी हुआ रिसेंटली, तो अब तक प्रोग्राम्स चल रहे हैं कई जगह तो वुमेन्स डे के। तो आप देखिए कि भाई हाँ, वुमेन्स डे ना पुरुषों का कोई काम नहीं। Exactly. या फिर वुमेन रिलेटेड लॉज है, उसमें हमें क्या सुनना है, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऑफेंडर्स आर मेन, सो दे शुड नो व्हाट इज रॉन्ग, है ना, कि ये अगर मैं करता हूँ, ये अगर मेरा बर्ताव रहेगा तो वो कानून के तौर पे नहीं होना चाहिए, ये कानून में कहा गया है। अगर उनको नहीं पता चलेगा तो ये रोकेंगे कहाँ हम ये केसेस। एग्जैक्टली। और जब हम सोशल इम्पैक्ट की बात करते हैं, सोशल अवेयरनेस की बात करते हैं, तो आपका मत भी जानना चाहूँगी। 75 साल हुए आज़ादी को लगभग, और आज कहीं घर में आप बता सकते हैं अपने मेल एनकाउंटर या ब्रदर, हस्बैंड या फिर फादर को कि मुझे सैनिटरी पैड्स चाहिए। इट वॉज अ बिग टैबू कि आप सैनिटरी पैड्स जाकर आप मेडिकल में भी वो रैप करके देता है, यू नो, कागज में लपेट के, और वो भी थोड़ी सी देखती है इधर उधर, तब जाके वो सैनिटरी पैड्स मांगती है। अभी बोलने से होगा। तो आपको नहीं लगता कि अगर ये सारी प्रॉब्लम्स या सारे इश्यूज जो महिला फेस करती है, जो लड़कियां सहती है, अगर लड़कों को ये पता है तो एम्पैथेटिकल बिहेवियर बढ़ेगा, और इससे शायद और अच्छा समाज और एक दूसरे से इक्वालिटी, इमोशंस को अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगी। और क्या फिर लीगल एस्पेक्ट्स में भी ये चीज़ें समझने में और आसानी होगी, क्योंकि इमोशनल लेवल पर अगर किसी को, इंसान को हम अच्छी से समझ पाते हैं तो डेफिनेटली अधिकार और रिस्पॉन्सिबिलिटीज और लॉ की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर एम्पैथेटिकल बिहेवियर ज़्यादा बढ़ जाए तो। बिल्कुल, लेकिन एग्जैक्टली अपोजिट होता है। हाँ। जैसे आपने बोला वो बिहेवियर नहीं दिखता है। जैसे सिटिंग अरेंजमेंट भी आप देख लीजिए, स्कूल में जाइए, कॉलेज में जाइए, या फिर आप बड़े कोई कॉर्पोरेट सेक्टर्स में भी प्रोग्राम के लिए जाइए, तो लेडीज जो है अलग बैठ जाएंगी, जेंट्स जो है अलग बैठ जाएंगे। यानी वो डिवीजन वो समझ के ही है, दिमाग में है, वो बर्ताव में है, वो उनके समझबूझ में है, वो उनके कामों में है। यानी कई जगह पे हमने देखा है कि बॉस इज लेडी तो दे आर अनकंफर्टेबल, है ना, उनको उनके ऑर्डर्स फॉलो करना यानी इंसल्ट लगता है बहुत बार। तो ये भी हम देखते हैं। और फिर उनके आगे बढ़ने के लिए कैसे बैरियर खड़े करें। फिर उनके सबसे तो यही देखा गया है हमेशा, किसी महिला को टारगेट करना यानी उसको कैरेक्टर लेस है बोल के बातें करना। अगर उसने सहज रूप में भी बात की किसी से, या फिर वो एक खुश मिजाज टाइप की है व्यक्ति और सबसे अच्छे से बात करती है, घुलती मिलती है, तो फिर और आसान हो जाता है उसके कैरेक्टर के लिए। वो तो उनको फिर रिसिप्ट मिल जाती है बात करने की, परमिशन। लेकिन यही अगर हम कुछ पुरुषों का स्वभाव भी ऐसा होगा तो वो बहुत अच्छे कहलाते हैं, है ना। वाह, क्या खुशमिजाज है। और वो एक प्राउड फीलिंग भी होती है। यानी अभी कुछ कपल्स में भी मैंने देखा है कि अरे मेरी तो इतनी गर्लफ्रेंड हो गई थी, उसके बाद ये मिली और मुझे शादी टाइप से लगी तो मैंने शादी कर ली।
तो वो भी ऑफेंडेड नहीं फील करती है ना। एंड उनके लिए तो प्राउड फीलिंग है कि भाई 35 हो गई और ये 36वीं है। और अभी भी मैं उनके यानी हाँ, कई सारी संजय दत्त का तो आप एग्जाम्पल दे रहे, संजू लोग खुद बोल रहे हैं 300 के ऊपर है अभी, छाती कुछ ठोक एक्स के। गर्लफ्रेंड्स के साथ वो अभी तक कांटेक्ट में भी है। तो इतना प्राउडली वो महिला बता पाती है क्या, वो मुझे बताइए। अगर एक का दुक्का भी होंगे, एक तरफा भी होंगे किसी के तरफ से कि वो लड़का मेरे पीछे पड़ा था, वो कितना ओपनली बताती है, नहीं बता पाती है। पर अब थोड़ा सा एक सेम सिनारियो बहुत हद तक बदल गया है सब। बहुत हद तक बदल गया है, ये बोलने के लिए है, लेकिन महसूस क्या करते रहते हैं, फिर उनका नजरिया कैसे होता है, वो सस्पिशियस हो जाते हैं क्या। यू वोंट बिलीव, हम कोर्ट में देखते हैं कि भाई आपके मोबाइल का पासवर्ड आप मेरे से नहीं शेयर कर रहे हो, ये भी रीजन हो सकता है झगड़े का शुरुआती। और फिर कोई फेसबुक के फोटोग्राफ्स में वो लड़के ने आपके कंधे पे हाथ रखा है, कमर में हाथ डाल के खिलखिला के हंस रहा है, तो अफेयर था, ये था, वो था। वो सारी चीज़ें फिर रिकॉर्ड पे भी एविडेंस करके आ रही है। सोशल मीडिया आप केयरफुली यूज़ करो, सब जगह बोलते हैं, लेकिन कोई इतना केयर लेता नहीं है। और बाद में हम देखते हैं कि एक दूसरे के बीच में कुछ डिस्प्यूट हुआ, कोर्ट तक आया, तो ये सारी चीज़ें एविडेंस के तौर पे यूज़ हो रही है। तो ये जब हो रहा है तो इक्वली है ना। उनके भी कुछ फ्रेंड्स है, सहेलियां है लड़कों की, लेकिन उनकी तरफ ऐसे नहीं देखना है, लेकिन वाइफ की दोस्तों की तरफ ऐसे तरीके से देखना है। तो वो इक्वालिटी वगैरह सिर्फ बातों में रहती है। जैसे आपने बोला कि हाँ भाई एक्सेप्टेंस है वगैरह, वो नहीं है अभी भी। कहीं ना कहीं वो जो ग्राउंड रियलिटी जो है वो अलग है, स्टैटिस्टिक्स जो है वो अलग है, नंबर्स जो है वो अलग है, थॉट प्रोसेस जो है वो अलग है। अक्सर ये देखा जाता है कि आजकल ये बोला जाता है कि women are like using or misusing the law। क्या विशेष टिप्पणी? नहीं, मुझे यही कहना है कि कोई मुझे एक उदाहरण दे दे कि ये एक कानून है जिसका मिसयूज नहीं हो रहा है ना। देयर इज यूज एंड मिसयूज इज एवरीवेयर। तो कुछ महिलाएं ऐसी हो सकती है, या फिर वो महिलाओं के पीछे कुछ ऐसे पुरुष हो सकते हैं जो उनको प्रेशराइज करते हैं मिसयूज करने के लिए, है ना। अगर वो ससुराल से निकाली गई है, मैके में जा रही है, तो मैके में रहना है, तो उनको तो हमें सबक सिखाना है, उसके लिए तुम वो करोगी जो हम बताएंगे, ये अगर कहा गया, वो करती है क्योंकि उसको कोई सपोर्ट कहीं से मिलता नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि डायरेक्टली हम महिलाओं को ब्लेम कर सकते हैं, और ऐसा कोई भी कानून नहीं है जिसका मिसयूज होता है। तो इसी पे मैं ठाम हूँ, और मेरा मत यही है। और मुझे लगता है कि हमें ऐसे दृष्टिकोण रख के देखना भी नहीं चाहिए कि कहीं ये महिला मिसयूज तो नहीं कर रही है। आप वो बदलिए सवाल, अपने मन में पूछिए कि क्या ये न्याय की अपेक्षा में आई हुई महिलाओं को मैं तो तुरंत न्याय दे सकता हूँ, दिला सकती हूँ। ऐसे तरीके से आपने देखना चाहिए। तो कभी ऐसा लेकिन लगा क्योंकि आप महिलाओं के हित में ज्यादा काम करती है, या फिर बहिष्कृत जहाँ पे भी वर्ग है उसके लिए आप ज्यादा काम करते हैं, डिसेबल्स हो, जेल के कैदी हो, रेड लाइट एरिया की सेक्स वर्कर्स हो, महिलाओं हो, उपेक्षितों के लिए भी आप ज्यादा काम करते हैं, लेकिन कभी आपने देखा होगा कि ऐसी कोई केस आई है, ऐसी कोई केस में आपने देखा है कि man is a victim and he needs the help more? नहीं, मोर और लेस क्या होता है, देखिए कैसा है, इतना आसान नहीं है। आपको भी मैं बोलूँ कि जाइए आप पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराइए, खुद आपको सोचना पड़ता है कि क्या मैं जाऊँ क्या नहीं, क्या जाऊँ क्या नहीं, क्या कौन मुझे सपोर्ट करेगा, कौन मेरे साथ आएगा। और फिर पुलिस स्टेशन से जाके वो जब एफआईआर लॉन्च होता है उसके आधार पे आप कोर्ट में पिटीशन दाखिल करते हो। तो पिटीशन दाखिल हो गई है, ये पहले परिवार में पता चलता है, फिर समाज में पता चलता है। तो उससे एक सोशल आपके लिए, यानी आप कैसी है महिला, इसके ऊपर बोला जाता है, कैसे परिवार से बिलोंग करती है। यानी कुछ तो उदाहरण ऐसे है कि भाई बड़ी बहन के साथ ऐसा कुछ हुआ, उसने केस वगैरह कर दी, तो छोटी बहन की शादी होने में काफ़ी दिक्कतें आई कि भाई इतनी हिम्मत वाली है वो, देखो ससुराल वालों को जेल की हवा खिला दी, छोटी कैसे होंगी, उससे और तेज होंगी, ऐसी बातें होती है। तो ये बात तो आप केस फाइल करने पर बोल रही है। मैंने तो बहुत बार, मेरे कुछ दोस्त हैं वो लॉ की डिग्री हासिल कर रहे थे, तो शादी होने में दिक्कत। हाँ बिल्कुल, वो सोचते हैं वकील से शादी करना है, झगड़ालू होगी, लेकिन वो प्रोफेशन है, वो अपने जो क्लाइंट आते हैं बस उनकी साइड वो रखती है कोर्ट के सामने, उनके लिए, उनके अधिकारों के लिए वो बोलती है।
यानी उसका स्वभाव झगड़ालू है ये नहीं होता है। इस बात से तो मुझे एक वाकया नजर आया, मतलब थॉट प्रोसेस। मेरी खुद की माँ, मेरी जो फ्रेंड थी वो ब्लैक बेल्ट चैंपियन थी कराटे में, और मुझे बड़ा उसको देखकर बड़ा अच्छा लगता था। एंड शी वाज अ वेरी गुड लुकिंग गर्ल। शिल्पा नाम था, शिल्पा नाम है उसका, मेरी फ्रेंड। तो मुझे बड़ा फील हुआ कि मैं जाके कराटे सीखूं करके। तो मेरे घर पे तो परमिशन थी नहीं कि कराटे जाके सीखना है आपको करके। तो मैंने घर में बताया कि इंग्लिश की क्लासेस हैं। अच्छा। तो मैं 5 बजे इंग्लिश की क्लासेस बोल के जाना शुरू किया। पर माई सिस्टर, यंगर सिस्टर, जो मैं सबसे पूछी कहा करती थी कि वो आपकी छोटी बहन रहे तो आपका हर काम बिगाड़ेगी और वो आपका हर भांडा फोड़ करेगी। तो वन डे शी वॉज बिहाइंड मी कि मुझे आना है। तो मम्मी ने आदेश दे दिया कि इसको ले जाना है। अब ले जाए ना ले जाए तो घर पे पड़ेगी, ले जाए तो ये भांडा फोड़ेगी। तो मैंने उसको पूरा रास्ता भर ट्रेन किया कि आपको कुछ बताना नहीं है, हम जिस क्लास में जाने वाले हैं उस क्लास में आपको बताना नहीं है। तो अब वो एक्सपेक्टेशन से गई कि वहाँ क्लास ये होगा। अब वो कराटे का मंच निकला और वहाँ पर वो मुझे पढ़ा रही है। उसके बाद में उसने एक दिन तो चुप रखी, जो सिबलिंग्स में होता है कि उसने मेरा 1-2 दिन तो ये रखा थी, फिर दूसरे तीसरे दिन मेरा उसका झगड़ा हुआ तो उसने मम्मी को मारा फोड़ दिया। आई डू रिमेम्बर दैट टाइम कि मेरी आई ने मुझे बोला था कि कराटे सीखेंगी तो मतलब ये कराटे के हाथ क्या फिर घर वालों पर चलाओगी क्या, और शादी। तो दो शी वॉज वेरी प्रोग्रेसिव इन एजुकेशन कि नहीं मेरी बेटी पढ़ लिख जाए, पर वो कराटे सीखे। तो ये जो माइंड सेट था, इट इज नॉट अबाउट माई मॉम और किसी और की, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि ये माइंड सेट किस तरह का है। तो उस वक्त मुझे बड़ा अटपटा सा लगा था, हालांकि मैं नहीं सीख पाई, वो अलग बात है। बट दीज आर अगेन द टैबूज इन द सोसाइटी कि आपके वकील हैं तो आप नहीं हैं, आपके घर में अगर बड़ी लड़की ने केस कर दी या उसने लव मैरिज भी कर लिया है, हाँ, और इंटरकास्ट होगा तो और ये प्रॉब्लम है। तो अभी भी हम बदले नहीं हैं। हम सोचते हैं कि हम बदलते, भारत की तस्वीर का बड़ा बदलता नहीं, आज ही के न्यूज़पेपर में जो आई है वो क्या गंगा भागीरथी कहना है विधवाओं को। तो मुझे लगता है हम कौन से सेंचुरी में जा रहे हैं, है ना। वो 70s 60s 80s के जमाने में शायद था। हम विकास की तरफ जाए, हम संवैधानिक अधिकारों की तरफ जाए और हमारे जो मूलभूत अधिकार है उसको हम नजर में रखते हुए क्या क्या कर सकते हैं वो हमें देखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जैसे विचार रखने वाले, मेरे जैसे विचार रखने वाले इस देश में बहुत लोग हैं और अधिकारियों में भी बहुत लोग हैं। तो सारे पुरुष सेम है ऐसा हम नहीं बोलेंगे। बहुत ऐसे पुरुष हैं जो संवेदनशील है, जो मातृ हृदय है। जैसे मैंने मेरे दादाजी को देखा, मेरे पापा को देखा, उनमें एक मातृ हृदय था। वो पुरुष थे इसलिए वो एकदम ही हिटलर टाइप थे और ऐसे थे, वो नहीं थे वैसे। तो मुझे लगता है कि इतना सेंसिटिवली सोचने वाले भी लोग कई क्षेत्रों में है। अच्छा बदलाव आएगा। ज्योतिबा ने जब तक अगर सोचा नहीं होता कि सावित्री को मुझे पढ़ाना है, उसको वो रियलाइजेशन नहीं करा देते तो आज भारत की कोई भी लड़की पढ़ नहीं पाती। अभी अहिल्याबाई होलकर मुझे, अब मैं वही मैं बताना चाह रही थी सबको कि यू आर अनस्टॉपेबल। और जितना काम आपने किया है, इस काम का एक मतलब क्या अप्रिसिएशन, टोकन ऑफ अप्रिसिएशन गवर्नमेंट देना चाह रही है। दैट्स अ कमेंडेबल कि आपको अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार से नवाजा जा रहा है, आपका नाम उसके लिए अनाउंस किया गया। दैट्स अ कमेंडेबल थिंग, कांग्रेचुलेशंस एंड यू डिजर्व मच मोर। मैं अहिल्याबाई होलकर को लेके एक ही बोलना चाह रही थी कि आपको अगर पता है तो उनके ससुर ने उनको पढ़ाया लिखाया उस जमाने में। एग्जैक्टली। और बाद में ससुर जाने के बाद जब पति जल्दी गए, पति का निधन जल्दी हुआ उनको सती हाँ, उस वक्त तो प्रथा थी कि सती जाना होता था। तो सती प्रथा के अगेंस्ट में भी उनके फेवर में ससुर खड़े हुए। तो मुझे वो बहुत ये लगता है कि एक महिला को घर से यानी ससुराल वाले घर से सपोर्ट मिला, वो पढ़ी लिखी और ससुर के और पति के निधन के बाद उन्होंने सारा ये संभाला है एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो अगर सती जाती थी
तो कहाँ हमें ये अहिल्याबाई होळकर दिखती थी, जो बाद में वो हुई है, जो बाद में वो काम उन्होंने किया है, वो हमें कहीं पे भी नहीं दिखता। और आज तो उनके नाम से पुरस्कार भी प्रदान किए जा रहे हैं। तो इसके लिए भी वही पुरुष थे ना इनके सपोर्ट में। Absolutely. तो हमेशा हम देखते हैं कि महिलाओं को अप्रिशिएट करने वाले पुरुष है, पहले भी थे, आज भी है। हमारे देश में पहली महिला राष्ट्रपति रही है, मुख्यमंत्री भी कई स्टेट्स में महिला रही है, और महापौर भी अपने नागपुर की महिला रही है। तो महिला हर जगह है। यहाँ पे तो अभी 5 अधिकारी महिलाएं हैं नागपुर में। तो मुझे लगता है कि हमारे लिए एक अच्छा वातावरण है, लेकिन कहीं पे जहाँ पे कुछ खामियां हैं वो बस हमें दिखाने की ज़रूरत है, उनको अच्छा करने की, उनकी सुधार करने की, उनमें लाने की ज़रूरत है। और हम सब मिलके वो हम ज़रूर कर पाएंगे। जैसे हमने नाइट टीवी आज़ादी एक छोटा सा प्रोग्राम लिया था, लेकिन आप सोचिए मार्गी नगर, जरीपटका और वर्धमान नगर से शंकर नगर तक महिलाएं आ गई थी, मानेवाड़ा से। रात के 12 बजे ऑल द वे ये महिलाएं अपनी एक आवाज़ पे, हमने जो एक उनको आवाज़ दी उस पे वो आ रही है। तो वो कहीं पे तो भी आप पे, हम पे विश्वास रख के आ रही है। तो हमें सिर्फ इनको इकट्ठा करना ज़रूरी है, अपने अधिकारों का आवाज़ उठाने की हमें ज़रूरी है। और ये होगा एक दिन, हमें एक विकास के रूप में हमें सब डेवलपमेंट दिखेगा। हम स्मार्ट सिटी बोल रहे हैं, लेकिन स्मार्ट पीपल कहाँ है? ये हम अगर हम देखें तो वो स्मार्ट पीपल नहीं दिखते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारी जिम्मेदारी है, ये स्मार्ट पीपल हमें चाहिए और वो हमें जागरूक करने हैं। अच्छाइयाँ सब में है, लेकिन बुराइयाँ जो है वो कभी कभी असर दिखाती है। तो वो कम करके हमें अच्छाइयाँ और कैसे उनके अंदर की जागरूक हो, असरदार हो, वो हमें काम करना है। इतना सारा काम कर चुके हैं आप, कर रही है, आगे क्या सोच रही है? आगे यही काम को कैसे और ज़्यादा तक महिलाओं के पास लेके जाऊँ, दायरा बढ़ाऊँ, और उसमें मेरे घर से सपोर्ट है तो वो मेरे लिए सबसे अच्छी बात है। मेरे हस्बैंड हैं, मेरे बच्चे हैं, यानी जैसे हम बीच में बात कर रहे थे, तो मेरे 2 बेटे हैं, लेकिन घर में वो आप आए तो आपको पानी देंगे, आपके लिए चाय वगैरह पूछेंगे, आपको बैठने के लिए बोलेंगे। तो सिर्फ हम लड़कियों से क्यों एक्सपेक्ट करते हैं? तो वो घर में जैसे बाई नहीं आ रही है तो बर्तन करना, सब्जियां काट देना या फिर झाड़ू पोछा करना, यहाँ तक के भी वो काम में हाथ बटाते हैं सब। मेरे हस्बैंड से लेके कुकिंग से लेके सब हस्बैंड भी मेरे हेल्प करते हैं। तो मुझे लगता है ये सपोर्ट सिस्टम उनको क्यों लगा कि मेरे कामों में उन्होंने सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वो भी कहीं तो भी मैं जो कर रही हूँ वो सच्चाई है, उसमें वो अच्छा ही है। मम्मी एक अधिकारों के लिए लड़ने वाली व्यक्ति है, तो उनके लिए हमें सपोर्ट सिस्टम करके काम करना है, वो उनमें है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि घरों से आपको ये बताना है ना। मैं जैसे मेरे बेटे को बताती हूँ, या हर किसी ने बताना चाहिए कि आप लड़कियों को ऐसे नहीं बात करेंगे, आप उनसे छलावा नहीं कर सकते, आप उनसे खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, आप उनसे रिस्पेक्टफुली बात करेंगे। तो वो लड़की है, लड़का है, हर एक दूसरे ने रिस्पेक्टफुली बात करनी चाहिए। उनसे मैं कैसे गैर फायदा उठाऊं वो आपको नहीं देखना है। क्या बात है, उनका भी मन। कितनी इम्पोर्टेंट और बहुत सहजता से बात करी आपने, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। आई जस्ट वांटेड टू टेल यू एवरीवन कि जब आप लड़की की माँ बनते हैं तो आपको लगता है कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप पर, कि आपको लड़की दूसरे पराए घर जाएगी तो उसको आपको बताना है कि वो कैसे रहे, वो कैसे बिहेव करे, उसको क्या आना चाहिए। तो मुझे लगता है ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात करी है ना आपने, कि वहाँ पर जब आप लड़के की माँ है तो आप पर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने दूसरे की बेटी के साथ में किस तरह से बिहेव करना चाहिए, उसे किस तरह से ट्रीट करना चाहिए, व्हाट द रिस्पेक्ट एंड हाउ यू हैव टू पे द रिस्पेक्ट टू द गर्ल्स। दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। इनफैक्ट इक्वालिटी वहीं से आती है, और मुझे लगता है एम्पावरमेंट का मतलब ही ये है कि इक्वालिटी। बिल्कुल राइट। सो ऑन दिस नोट हम लोग इतनी सारी बात कर सकते हैं, और आपके साथ बात करते वक्त ना पता ही नहीं चलता कि समय कैसे ऐसे चुटकी बजाते हुए निकल जाता है, और इतनी सारी बातें और करनी बाकी। यू आर ऑल्सो सो वंडरफुल। और हम इतना अच्छा ट्यूनिंग मुझे लगा आपके साथ कि हम भी ओपनली बात रखना चाह रहे थे, और बहुत फ्रेंडली अपना सेशन हुआ है। मुझे भी बहुत खुशी लगी। थैंक यू सो वेरी एंड अनबिलीवेबल। इतना अच्छा और खूबसूरत काम करते रहिए, ऐसा ही काम करते रहिए, और हमें मौका देते रहिए कि हम बहुत सारी बातें और करते रहेंगे करके। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। So thank you very much for watching Boss Beauties.
Do share, like and subscribe the channel. Thank you.